फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई लव स्टोरी लेकर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में रिया को दिखाया जाता है। उसके सामने एक एजेंट बैठा हुआ होता है। एजेंट रिया को बोलता है, आपकी फेक डेथ की सारी तैयारियां कंप्लीट हो चुकी है। अब आप अपनी लोकेशन बता दीजिए जहाँ पर आपकी डेड बॉडी को भेजना है, और अगर आप एग्री हैं तो इन पेपर्स के ऊपर सिग्नेचर कर दीजिए। तभी रिया फ्लैशबैक को याद करती है। 3 साल वो फुयान के साथ रिलेशनशिप में थी और फुयान उससे बहुत ज्यादा प्यार करता था। लेकिन उसे याद आता है एक बार जब वो बिजनेस ट्रिप से घर वापस आती है तो उसने फुयान को किसी और लड़की के साथ नाइट स्पेंड करते हुए देख लिया होता है। रिया बहुत ही ज्यादा हर्ट हो चुकी होती है। वो बोलती है, फुयान मैंने नहीं, तुमने ही मुझे पहले धोखा दिया है। इसके बाद वो उन पेपर्स के ऊपर साइन कर देती है और वहाँ से जाने लगती है। लेकिन एजेंट उसे बोलता है, अब 4 दिन के बाद आपकी शादी होगी और आपकी डेड बॉडी को उस जगह पर हम भेज देंगे। ये बोलने के बाद वो एजेंट वहाँ से चला जाता है। रिया सोच रही होती है, अब इस रिंग का मैं क्या करूंगी, और उस रिंग को उठाकर वो डस्टबिन में फेंक देती है। लेकिन तभी वहाँ पर फुयान आ जाता है और उसे पूछता है, तुमने ये रिंग डस्टबिन में क्यों फेंक दी? क्या तुम्हें ये पसंद नहीं आई? रिया बोलती है, नहीं, हमारी शादी होने वाली है ना, तो हम नई रिंग ले लेंगे। फुयान बोलता है, ठीक है मेरी जान, मैं तुम्हारे लिए एक नई रिंग खरीद दूंगा। वैसे ही कुछ दिन में एक ऑक्शन होने वाला है, तुम जोन सी रिंग को सिलेक्ट करोगी मैं वही रिंग तुम्हें बाय कर दूंगा। लेकिन फिलहाल तुम मेरे साथ चलो, तुमने जो वेडिंग ड्रेस ऑर्डर किए थे वो सारे बनकर आ गए हैं, चलो उसे ट्राई करते हैं। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में रिया ने बहुत ही सुंदर सा वेडिंग ड्रेस पहन रखा होता है। फुआन उसे देखता ही रह जाता है। बाकी एम्प्लॉयज भी बोलने लग जाती हैं, ये मैडम तो दुनिया की सबसे सुंदर ब्राइड लग रही है। तभी रिया को चक्कर आने लग जाते हैं। दूसरी तरफ फुयान को दिखाया जाता है जो अपने फोन को चेक कर रहा होता है, क्योंकि सूजी ने उसे अपनी फोटो भेजी होती है और फुयान भी उसे जूम कर देख रहा होता है। तभी वो रिया को बोलता है, सॉरी मुझे कोई जरूरी काम आ गया है, इसलिए मुझे जाना होगा। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। तभी रिया के फोन पर भी सूजी अपनी फोटो भेज देती है और साथ ही उसे ये भी बता देती है कि मैंने फुयान को अपने पास बुला लिया है। रिया सोचती है, मैंने सोचा था कि तुम बदल जाओगे फुयान, इसलिए मैं तुम्हें लास्ट चांस देने के लिए यहाँ पर आई थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि तुम कभी नहीं बदलने वाले। तभी मैनेजर रिया को बोलता है, आप बाकी ड्रेसेस को भी ट्राई कर लीजिए। रिया बोलती है, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट सीन में रिया घर पर आ जाती है और उसके फोन पर सूजी की फोटो आ गई होती है जो उसने फुयान के साथ क्लिक कर भेजी होती है। सूजी सोच रही होती है, फुयान मैं ना तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तभी वहाँ पर फुयान आ जाता है और उसे बोलता है, मुझे माफ करना, मुझे तुम्हें ऐसे ही शॉप पर छोड़ कर जाना पड़ा। मुझे मालूम है मैंने बहुत ही ज्यादा गलत किया है, ये पल तुम्हारे लिए कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, पर सच में मुझे बहुत ही ज्यादा जरूरी काम आ गया था। रिया बोलती है, कोई बात नहीं, काम तो जरूरी होता है। वो बोलता है, तुम्हारी आंखें लाल हो रही है, क्या रात भर तुम ठीक से सोई नहीं? रिया बोलती है, नहीं तो मैं तो बड़े अच्छे से सोई थी। तभी फुयान के मोबाइल पर उसके ड्राइवर की कॉल आ जाती है और उसे बताया जाता है ऑक्शन पार्टी में गाड़ी जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसके बाद वो रिया से पूछता है, क्या तुम भी मेरे साथ इस ऑक्शन पार्टी में चलना चाहोगी? तुम्हें जो भी चीज पसंद आएगी ना वो मैं तुम्हारे लिए खरीद दूंगा। रिया भी मान जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें ऑक्शन पार्टी का सीन दिखाया जाता है और रिया तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत बनकर आई होती है। फुयान उसे बोलता है, यहाँ पर जो भी चीज डिस्प्ले होगी ना वो सब तुम्हारा हो जाएगा। तभी 2 रिचमैन आकर उसके पीछे बैठ जाते हैं और बोलते हैं, हमें पता चला है आज यहाँ पर काफी ज्यादा एक्सपेंसिव चीजें आने वाली हैं। फुयान उनकी तरफ देखकर बोलता है, आज की सारी चीजें तो मेरी वाइफ रिया की ही हैं। उसके बाद फुयान उसे खाने के लिए फ्रूट्स देता है लेकिन वो मना कर देती है। तभी वहाँ पर सूजी भी आ जाती है जिसने सेम रिया जैसा ड्रेस पहना होता है। सूजी को देखकर सभी लोग बातें करने लग जाते हैं, इसने तो सेम टू सेम मिस रिया जैसा ही ड्रेस पहना है। क्या मिस्टर फुयान ने 2 ड्रेसेस खरीदे थे? लेकिन सूजी रिया के सामने आ जाती है और उसे अपना इंट्रोडक्शन देती है और हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है और उसे बताती है, मैं फुयान की बचपन की गर्लफ्रेंड हूँ, और फुयान के साथ ही बैठ जाती है। इसके बाद सबसे पहले बोली एक पिंक सफायर पर लगाई जाती है जो कि बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होता है और फुयान उसकी सबसे ज्यादा कीमत लगाता है, लेकिन सूजी उसकी उससे भी ज्यादा कीमत लगा देती है। फुयान उसे बोलता है, ये रिंग मैं अपनी वाइफ के लिए खरीदना चाहता हूँ, इसलिए तुम कोई और रिंग खरीद लो। तो सूजी उसकी बात मान लेती है और फुयान उस रिंग को खरीद लेता है।
उसके बाद फोयान रिया को बोलता है मैं रिंग लेकर आता हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद सूजी रिया को आकर सुनाने लग जाती है, तुम्हें क्या लगता है जो चीजें तुम्हें पसंद है वो सब तुम हासिल कर लोगी, लेकिन ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। इसके बाद रिया वहाँ से जाने लगती है। तभी उसके फोन पर फोयान का मैसेज आ जाता है, मुझे ऑफिस में जरूरी काम है इसलिए मुझे जाना होगा। वो बोलती है लगता है इस बारे से सच में काम है, लेकिन तभी उसे एक बेडरूम से फोयान और सूजी की आवाजें आ रही होती है, जिसके बाद वो बहुत ही ज्यादा हर्ट हो जाती है। इसके बाद रिया अपने घर पर आकर अपना एक और बॉक्स निकाल लेती है। सबसे पहले वो उसमें से अपना क्राउन निकालती है, जिसे देखकर उसे फोयान की याद आ रही होती है, क्योंकि ये क्राउन उसे फोयान ने ही गिफ्ट किया था। तभी उसे फोयान का लेटर भी दिखता है जो कि उसने पूरे स्कूल के सामने उसे दिया था। रिया उस लेटर को फाड़ देती है और उस बॉक्स में से कुछ चीजें निकालकर उसकी फोटो क्लिक कर फोयान को फॉरवर्ड कर देती है। थोड़ी देर में फोयान वहाँ पर पहुँच जाता है और उससे पूछता है तुम इन चीजों को सेल क्यों करने जा रही हो। रिया बोलती है ये सारी चीजें पुरानी हो गई हैं और वैसे भी हमारी तो शादी होने जा रही है ना। फोयान उसे बोलता है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जाने मन तुम मुझसे बहुत ही ज्यादा नाराज हो। रिया बोलती है क्यों, तुमने ऐसा कोई काम किया है जिसकी वजह से मुझे तुमसे नाराज होना चाहिए। ये बात सुनकर फोयान थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन फिर वो उसे वादा करता है मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा, हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। उसके बाद वो उसे बताता है उस पिंक रिंग में ना बहुत प्रॉब्लम थी, इसलिए मैंने उसे चेंज करवाने के लिए दिया है, मैं तुम्हारे लिए कोई और रिंग खरीदूंगा। रिया बोलती है कोई बात नहीं। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है। फोयान उसे बोलता है तुम्हें बारिश से डर लगता है ना, तो क्या आज मैं तुम्हारे पास ही रह सकता हूँ। रिया हाँ बोल देती है, जिसके बाद फोयान रिया के पास ही सर रखकर सो जाता है। तभी फोयान के फोन पर कुछ मैसेज आते हैं, जिन्हें देखकर वो रिया के फोरहेड पर किस करता है और वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही रिया भी उठकर बैठ जाती है। एक्चुअली में वो सोई नहीं थी, जागी हुई थी। तभी रिया के फोन पर उसके एजेंट की कॉल आती है। वो उसे बता रहा होता है आपकी डमी रेडी है, क्या आप उसे हॉस्पिटल में आकर देख सकती हैं। इसके बाद रिया हॉस्पिटल में जाकर अपनी डमी को देखती है, जो बिल्कुल रिया की तरह ही दिख रही होती है। रिया बोलती है ये तो बिल्कुल मेरी तरह है। एजेंट उसे बताता है आपके करीबी इवन आपके रिश्तेदार भी इसे देखकर चौंक जाएंगे, उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि ये असली रिया नहीं है। इसके बाद रिया वहाँ से बाहर जाने लगती है। तभी उसे अपने सामने फोयान और सूजी दिख जाते हैं, जो कि गायनोलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ जा रहे होते हैं। रिया ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और अपने एजेंट को वहाँ से जाने के लिए बोलती है, और फिर चुपके से वो उनके रूम के पास चली जाती है। फोयान का फ्रेंड उसे बता रहा होता है कि भाभी माँ बनने वाली हैं, लेकिन फोयान उसे बोलता है इसे भाभी मत बोलो क्योंकि मेरी तो रिया के साथ शादी होने वाली है। फोयान का असिस्टेंट बोलता है उन्हें इस बात के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि आप अपने रिश्ते को इतना ज्यादा सीक्रेट रखते हैं। ये देख कर रिया को तो रोना ही आ जाता है, क्योंकि फोयान के फ्रेंड्स भी उसे सपोर्ट कर रहे थे ऐसा घटिया काम करने के लिए। नेक्स्ट सीन में रिया रोते हुए रोड पर जा रही होती है। बाहर बहुत ही ज्यादा तेज बारिश हो रही होती है और वो फोयान के बारे में ही सोच रही होती है। फोयान तुम मुझे धोखा कैसे दे सकते हो, तुम तो हमेशा कहते थे ना कि तुम मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हो। ये सब सोचते हुए वो जा रही होती है। तभी वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में फोयान उसे घर पर लेकर आ जाता है और उसकी बहुत ज्यादा केयर कर रहा होता है। तभी उसके फोन पर सूची की कॉल आ जाती है। वो उसे बोलती है तुम्हें मालूम है ना कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, इसलिए मुझे तुम्हारी बहुत ही ज्यादा जरूरत है, जल्दी से मेरे पास आ जाओ। फोयान उसे बताता है रिया की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं उसे ऐसे अकेला छोड़कर नहीं आ सकता हूँ। जिसके बाद फोयान रिया के पास आकर बैठ जाता है। रिया उसे बोलती है मैं बीच पर जाना चाहती हूँ। फोयान बोलता है लेकिन तुम्हें तो पानी से डर लगता है ना। रिया बोलती है लेकिन मैं तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ तो कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट सीन में ये दोनों बीच पर होते हैं। रिया फोयान के शोल्डर पर सर रखकर बैठी हुई होती है, लेकिन फोयान तो चुपके चुपके अपना मोबाइल फोन यूज कर रहा था, क्योंकि उसके नंबर पर बार बार सूची की कॉल आ रही होती है। रिया फोयान से बोलती है अगर कोई जरूरी कॉल है तो तुम अटेंड कर सकते हो। फोयान जल्दी से साइड में आ जाता है और सूजी का कॉल अटेंड करता है। दूसरी तरफ रिया के मोबाइल पर भी सूजी का वॉइस मैसेज आता है और उसने अपनी और फोयान की पिक्चर्स भी उसे फॉरवर्ड की थी। सूजी रिया से बोल रही होती है बेशक तुम उसके साथ शादी कर लो, लेकिन उसके बावजूद भी नाइट स्पेंड करने के लिए वो मेरे पास ही आएगा और कभी भी तुम्हारा नहीं बन पाएगा। रिया बोलती है ठीक है, फिर मैं उसे हमेशा के लिए ही तुम्हें देने जा रही हूँ। सूजी उसे बोलती है अगर मैं फोयान को एक कॉल कर दूँ तो वो तुरंत मेरे पास आ जाएगा तुम्हें छोड़कर, और होता भी ऐसा ही है।
फोयान रिया को बहाना बनाता है, मुझे इमरजेंसी है, काम पर जाना होगा, क्या मैं जा सकता हूँ? रिया उसे बोलती है, तुम्हें याद है जिस दिन तुमने मुझे प्रपोज किया था तो मैंने तुम्हें क्या कहा था? फ्लैशबैक में दिखाया जाता है फोयान रिया को प्रपोज कर रहा होता है। रिया बुके पकड़ लेती है और उसे बोलती है, मैं हर हाल में गुजारा कर सकती हूँ, लेकिन अगर तुमने कभी भी मुझे झूठ बोला तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। प्रेजेंट में फोयान बोलता है, मुझे अच्छे से याद है, मैं कभी भी तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। रिया बोलती है, तब तो तुम्हें लेट हो रहा होगा, तुम्हें जाना चाहिए। जिसके बाद फोयान वहाँ से चला जाता है। तभी रिया के पास उसका एजेंट आ जाता है। वो रिया को बोलता है, सारी तैयारियां हो चुकी हैं, आपका नया पासपोर्ट और टिकट भी तैयार है, अब आप इस शहर को छोड़कर जा सकती हैं। रिया उसे बोलती है, मेरी डेड बॉडी को मेरी वेडिंग प्लेस पर पहुंचा देना। दूसरी तरफ फोयान को दिखाया जाता है जो कि शादी के लिए तैयार हो रहा होता है। सूजी भी उसके साथ ही होती है, वो उसके साथ फ्लर्ट कर रही होती है, प्लीज तुम मुझे छोड़कर मत जाओ ना, मेरे साथ ही शादी कर लो ना। लेकिन फोयान बोलता है, आइंदा से ये बात अपने मुंह से निकाल मत देना, तुम्हें मालूम है ना मैं रिया से बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ। उसके बाद वो सूजी से प्यार से बोले लग जाता है, मैं तुम्हारी और तुम्हारे बच्चे की केयर करूंगा, लेकिन मैं रिया से अपना रिश्ता खत्म नहीं कर सकता। जिसके बाद वो उसे किस कर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में वेडिंग हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फोयान बड़ी बेसब्री के साथ अपनी दुल्हन यानी कि रिया का इंतजार कर रहा होता है। तभी उसकी मोम उसके पास आकर बोलती है, काफी टाइम हो गया है, अभी तक तुम्हारी दुल्हन क्यों नहीं आई? फोयान बोलता है, मॉम मैं बार बार उसे कॉल करने का ट्राई कर रहा हूँ पर वो कॉल पिक ही नहीं कर रही है। उसकी मॉम बोलती है, तुम किसी को भेजो उसे ढूंढने के लिए। फोयान बोलता है, मैं खुद ही उसे ढूंढने के लिए चला जाता हूँ। उसकी मॉम बोलती है, लेकिन अपनी ही शादी वाले दिन तुम शादी छोड़कर कैसे जा सकते हो? इसके बाद उसकी मॉम कुछ लोगों को रिया को ढूंढने के लिए भेज देती है। तभी अनाउंसमेंट होती है कि दुल्हन की एंट्री हो रही है, लेकिन दुल्हन की बजाय वहाँ पर कब्र आ जाती है जिसे कुछ लोग अंदर लेकर आ रहे होते हैं। फोयान उन लोगों को देखकर बोलता है, क्या तुम लोगों का दिमाग खराब है? तुम्हें नहीं मालूम कि यहाँ पर शादी हो रही है और तुम लोग एक मुर्दा को यहाँ पर लेकर आ गए हो? एजेंट बोलता है, ये मिस रिया की डेड बॉडी है, उन्होंने कल समुद्र में छलांग लगाकर अपनी जान ले ली और हम उनकी डेड बॉडी आपको दिखाने के लिए लेकर आए हैं। बोलने के बाद वो बोलता है, प्लीज डेथ सर्टिफिकेट पर साइन कर दीजिए। फोयान बोलता है, तुम लोग पक्का झूठ बोल रहे हो। तभी फोयान के फ्रेंड्स उसके पास आकर खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं, ये सब कुछ फेक नहीं लग रहा कि ये एक ऑथराइज्ड टीम है। एजेंट फोयान को बोलता है, मुझे मालूम है आपके लिए बहुत ही ज्यादा बुरी खबर है, लेकिन हमारा काम सिर्फ आप तक डेड बॉडी पहुंचाना था। अगर आपको हमारी बात पर यकीन नहीं आता तो आप मिस रिया का फेस देख सकते हैं। इसी के साथ ही फोयान धीरे धीरे कर बॉक्स हटाता है। जैसे ही वो देखता है सामने रिया लेटी हुई है तो वो रिया को देखकर चौंक जाता है क्योंकि वो बिल्कुल रिया जैसी लग रही थी। बाद वो उसके हाथ को टच कर देखता है और एजेंट को बोलता है, तुम झूठ बोल रहे हो, रिया मरी नहीं बल्कि सो रही है, इसलिए मैं डेथ सर्टिफिकेट के ऊपर साइन नहीं करूंगा। असिस्टेंट उसे बताता है उनकी डेथ की वजह डिप्रेशन आई है, जिसकी वजह से उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया था और ये उनका मोबाइल फोन है। जैसे ही वो उसके फोन को चेक करता है तो उसे पता चल जाता है रिया फोयान और सूजी के रिलेशनशिप के बारे में जान चुकी थी। फोयान तो खुद को संभाल ही नहीं पा रहा था, रिया ने ये सब कुछ मुझसे छुपाया जबकि वो इन बातों को पहले ही जानती थी। एजेंट उसे बोलता है, ये उनकी कुछ मेमोरीज है जिन्हें आप देख सकते हैं। फोयान जैसे ही वो देखता है तो रिया ने उसमें वो सारी बातें लिखी होती है जब वो फोयान को याद कर रोती थी और उसने कितनी दफा फोयान को सूजी के साथ देखा था। फोयान को ये सब कुछ याद कर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। तभी सूजी वहाँ पर आ जाती है जिसने सेम वही वेडिंग गाउन पहना हुआ था जो रिया पहनने वाली थी। एक पल के लिए फोयान को तो लगता है कि रिया वापस आ गई है, इसलिए वो भागते हुए उसके पास जाता है और उसे हक कर लेता है। वो बोलता है, शुक्र है तुम मेरी जिंदगी में वापस आ गई हो। लेकिन जैसे ही सूजी उसका नाम बुलाती है तो फोयान को होश आ जाता है। सूजी उसे बोलती है, देखो रिया तो ऑलरेडी मर चुकी है और मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। अगर हम दोनों शादी कर लेते हैं तो हम तीनों एक हैप्पी फैमिली लाइफ गुजारेंगे। लेकिन फोयान उसका गला पकड़ लेता है और बोलता है, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। ये बोलकर वो सूजी का फेस पकड़कर उसे रिया के पास लेकर आ जाता है और उसकी डेड बॉडी दिखाता है। सूजी चीखते हुए बोलती है, ये सब कुछ मेरी वजह से नहीं बल्कि तुम्हारी वजह से हुआ है, क्योंकि रिया जब तुम्हारी जिंदगी में थी तो तुमने कभी भी उसे इम्पोर्टेंस ही नहीं दी, बल्कि तुम भाग कर मेरे पास ही आया करते थे और अब तुम सारा इंसान मुझ पर ही डाल रहे हो।
फयान उसे बोलता है लेकिन इसकी सजा तो तुम्हें ही मिलेगी। और अपने असिस्टेंट को बोलता है सूची को पकड़कर ले जाओ और इसे भी पानी में डुबा डुबा कर मारना। तभी वहाँ पर फयान की मदर आ जाती है। वो उसके मुंह पर एक थप्पड़ लगा देती है। ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। वो फयान से बोलती है रिया तो ऑलरेडी मर चुकी है और सूजी तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है, इसलिए अब तुम्हें सूजी के साथ ही शादी करनी होगी। और वैसे भी ये वेडिंग हॉल है, सब लोगों के सामने हमारा मजाक बन रहा है। इसके बाद वो सभी गेस्ट को बोलती है शादी कैंसिल हो गई है, इसलिए आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। फयान अपनी मॉम को बोलता है ये मेरा पर्सनल मैटर है, इसे मैं खुद ही सॉल्व करूंगा। लेकिन उसकी मॉम बोलती है नहीं, तुम्हें सूची के साथ ही शादी करनी होगी। तभी सूची बोलती है मेरे पेट में दर्द हो रहा है और वो जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है। फयान की मॉम असिस्टेंट के साथ मिलकर सूची को हॉस्पिटल लेकर जाती है और फयान चुपचाप वहाँ पर ही खड़ा रहता है। तभी एजेंट दोबारा फिर से उसके आगे डेथ सर्टिफिकेट लाता है और उस पर सिग्नेचर करने के लिए बोलता है। इसके बाद फयान भी उन पेपर पर साइन कर देता है। इसके बाद वो रिया की डेड बॉडी के पास बैठ जाता है। तभी उसका असिस्टेंट उसके पास आ जाता है। असिस्टेंट उसे बताता है सभी शेयर होल्डर्स ने हमारे साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर लिए हैं और हमारी मार्केट वैल्यू भी बुरी तरीके से डूब गई है क्योंकि पूरे मीडिया में आपके बारे में ही बातें हो रही हैं कि आपने अपनी वाइफ को धोखा दिया है और एक गर्लफ्रेंड के साथ रिलेशनशिप में थे, इसलिए कोई भी बिजनेसमैन आपके ऊपर ट्रस्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है। फयान को तो ये सुनकर बहुत ही ज्यादा धक्का लगता है और उसे ब्लड की वोमिट स्टार्ट हो जाती है। दूसरी तरफ रिया को दिखाया जाता है जो अपनी फ्लाइट का वेट कर रही होती है। तभी वो फोन पर फयान की न्यूज देख लेती है कि उसने अपनी वाइफ को चीट किया है और किसी और के साथ रिलेशनशिप में था। रिया बोलती है फयान तुम यही डिजर्व करते थे। तभी उसकी फ्लाइट की अनाउंसमेंट हो जाती है, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में फयान बीच के पास बैठकर ड्रिंक किए जा रहा होता है। वो बोलता है रिया मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा मिस करता हूँ मेरी जान, मैं जानता हूँ मैं बहुत ही ज्यादा गलत था, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। तभी उसके फादर आ जाते हैं और बोलते हैं जरा अपने आप को देखो, जब से रिया तुम्हें छोड़ कर गई है तुम बस ड्रिंक करते हो, तुम तो अब मेरे किसी काम के ही नहीं रहे, उल्टा मेरा नाम डबो रहे हो। उसके बाद डैड अपने असिस्टेंट को बोलते हैं इसे उठाकर यहाँ से ले जाओ। असिस्टेंट उसे लेकर जाने लगता है तो फयान बोलता है मैं कहीं नहीं जाऊंगा बल्कि यहीं पर ही बैठा रहूंगा। फयान के डैड उसके मुंह पर एक थप्पड़ मार देते हैं और बोलते हैं चुपचाप वही करो जो मैं तुम्हें कह रहा हूँ। दूसरी तरफ हमें रिया को दिखाया जाता है जिसे लेने के लिए उसका सीनियर वोंग आता है। वो उसे ग्रीट करता है और रिया बोलती है मैं कॉलेज लाइफ के बाद आपको अब देख रही हूँ। मिस्टर वोंग उसे बोलते हैं मैं हमेशा से ही यही चाहता था कि आप हमारी कंपनी में काम करें क्योंकि आप बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है। रिया बोलती ठीक है, अगर आप मुझे अच्छी सैलरी दोगे तो मैं आपके लिए काम करूंगी। ये सुनकर मिस्टर वोंग भी उसे स्माइल पास कर देते हैं और उसका सूटकेस पकड़ कर ले जाते हैं। उसके बाद मिस्टर वोंग रिया को बोलते हैं कल एक ऑफिशियल मीटिंग है, वहाँ पर मिस्टर फयान भी आएंगे, अगर आप वहाँ पर नहीं जाना चाहती हो तो आप इस मीटिंग को स्किप कर सकती हैं। रिया बोलती है अब तो बहुत दिन हो चुके हैं, अब तो वो मुझे भूल भी चुका होगा, इसलिए मैं उस पार्टी में जरूर जाऊंगी। नेक्स्ट सीन में फयान एक जगह पर बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है और लड़कियां उसे देखकर बातें करने लग जाती है। क्या ये वही मिस्टर फयान है जो इतना ज्यादा वेल ड्रेस रहा करता था, लेकिन अब तो इसे अपना होश भी नहीं है, शायद ये यही सब कुछ डिजर्व करता है। सूची भी वहाँ पर आ जाती है और फयान से बोलती है प्लीज होश में आओ और खुद को संभालो। लेकिन फयान को तो ऐसा लगता है जैसे उसने कहीं पर रिया को देखा है। वो जल्दी से उठता है और उसी तरफ जाने लगता है। सूची उसे रोक कर बोलती है प्लीज खुद को संभालो, लेकिन फयान उसे बोलता है तुम्हें लगता है तुम अब भी मुझे कंट्रोल कर सकती हो, दोबारा मेरा पीछा करने की कोई जरूरत नहीं है। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ रिया को दिखाया जाता है जो पार्टी में अपने क्लाइंट के साथ बिजनेस की बात कर रही होती है। वो रिया की काफी ज्यादा तारीफ कर रहे होते हैं, आप तो वाकई काफी ज्यादा टैलेंटेड है। मिस्टर वोंग ऐसे ही आपकी इतनी ज्यादा तारीफ नहीं किया करते थे। रिया बोलती है इसका मतलब मैं इस डील को डन समझूं। इसके बाद वो क्लाइंट रिया के साथ शेक हैंड कर लेता है। डील करने के बाद रिया वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी उसके सामने सूची आ जाती है जो कि उसके साथ टकरा जाती है। उसकी नजर जैसे ही रिया के ऊपर जाती है तो वो उसे बोलती है तुम जिंदा हो, ऐसा नहीं हो सकता, मैंने खुद अपनी आंखों से तुम्हारी डेड बॉडी देखी थी। रिया बोलती है आई एम सॉरी, लेकिन आप मोहतरमा किसके बारे में बात कर रही हैं? मेरा नाम ऐना है।
सूची बोलती है तुम जो भी हो, लेकिन तुम्हारी शक्ल उस लड़की से मिलती है जिससे मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत करती हूँ, इसलिए मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी। वो उसे धक्का देकर नीचे गिरा देती है। पार्टी में आए हुए सभी लोग सूची की तरफ देखकर बातें करने लग जाते हैं। लगता है ये लड़की पागल हो गई है। सूची रिया को मारने लगती है, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। लेकिन तभी बीच में मिस्टर वोंग आ जाते हैं और वो सूची को बोलते हैं ये मेरी गर्लफ्रेंड मिस सैना है, आप इन्हें परेशान नहीं कर सकती हैं। सूची बोलती है आप झूठ बोल रहे हो, ये ऐना नहीं बल्कि रिया है, क्योंकि इसकी शक्ल मैं बहुत ही ज्यादा अच्छे से पहचानती हूँ। तभी फोयान भी वहाँ पर आ जाता है। फोयान सूची से बोलता है तुमने फिर यहाँ पर कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है क्या? मैंने तुम्हें कहा भी था ना यहाँ से जाने के लिए। लेकिन जैसे ही फोयान की नजर रिया के ऊपर जाती है तो वो तो हैरान ही हो जाता है। वो रिया की तरफ देखते ही उसे रिया नाम से बुलाने लग जाता है, लेकिन उसके सामने मिस्टर वोंग आ जाते हैं और बोलते हैं प्लीज आप इनसे दूर रहिए क्योंकि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। फोयान बोलता है ऐसा नहीं हो सकता, तुम झूठ बोल रहे हो, ये रिया ही है। रिया भी फोयान की वजह से काफी ज्यादा नर्वस फील कर रही होती है, लेकिन उसके सामने मिस्टर वोंग खड़े हो जाते हैं जो रिया को ही सपोर्ट कर रहे होते हैं। फोयान बोलता है तुम झूठ बोल रहे हो, ये रिया ही है, क्योंकि मैंने रिया के साथ इतने सारे साल गुजारे हैं, इसलिए जैसे ही मैं रिया की तरफ देखता था तो मेरा दिल धड़कता था और मुझे पक्का श्योर है ये रिया ही है। उसके बाद फोयान रिया की तरफ देखते हुए बोलता है तुम इसे खुद क्यों नहीं बता देती कि तुम मेरी वाइफ हो। रिया अपने मन में सोचती है मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि हम दोनों की जिंदगी में एक दिन ऐसा भी आएगा। जिसके बाद वो बड़ा कॉन्फिडेंट होकर फोयान के सामने आती है और बोलती है मिस्टर फोयान, मैं कितनी बार आपकी गर्लफ्रेंड को बता चुकी हूँ कि मैं ऐना हूँ, मैं वो लड़की नहीं हूँ जिसे आप ढूंढ रहे हैं, इसलिए मेरा आपके साथ कोई लेना देना नहीं है। मिस्टर वोंग उसे बोलते हैं लगता है अब आपको मेरी गर्लफ्रेंड की बात समझ में आ गई होगी, लेकिन आपकी इस वाइफ ने मेरी गर्लफ्रेंड को बहुत ही ज्यादा तंग करने की कोशिश की है, ऊपर से ये माफी भी नहीं मांग रही है। जिसके बाद फोयान सूची के ऊपर गुस्सा करने लग जाता है, जल्दी से इस लड़की से माफी मांगो। सूची बोलती है फोयान मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, मैं इससे कभी माफी नहीं मांगूंगी। लेकिन फोयान उसे बोलता है याद करो तुमने जबरदस्ती मेरे से शादी की थी, जबकि मैं तुम्हारे साथ शादी करने के लिए एग्री भी नहीं था। सूची को उसकी बातों पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो रिया की तरफ देख के उससे माफी मांगती है। रिया बोलती है इट्स ओके, लेकिन आइंदा से ऐसी गलती दोबारा ना करे। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है। फोयान उसे जाते हुए बड़े गौर से देख रहा होता है, तभी वो उसे आवाज देकर रोक लेता है। रिया बोलती है क्या आपने कोई और भी बात करनी है? फोयान उसे बोलता है क्या आपको मैं जरा भी याद नहीं? रिया स्माइल पास करती है और वहाँ से चली जाती है, पर जैसे ही वो कॉरिडोर से गुजर रही होती है तो उसके मोबाइल पर कोई कॉल आ रही होती है। रिया मिस्टर वोंग से बोलती है मैं ये कॉल अटेंड कर लेती हूँ। जिसके बाद वो एक साइड में चली जाती है। रिया स्विमिंग पूल के पास खड़े हुए एक कॉल अटेंड कर रही होती है और दूर खड़ी हुई सूची भी उसे देख रही होती है। सूची बोलती है ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही शक्ल के दो लोग इस दुनिया में, ये नहीं हो सकता, मुझे इस चीज का पता लगाना ही होगा। तभी उसे याद आता है फोयान ने उसे एक बार बताया था रिया को स्विमिंग नहीं आती है, और ये सोचने के बाद वो उसकी तरफ आगे बढ़ती है और उसे पानी में धक्का दे देती है। थोड़ी देर बाद ही मिस्टर वोंग वहाँ पर आ जाते हैं और रिया को बचा लेते हैं, लेकिन उससे पहले रिया खुद ही स्विमिंग करते हुए उस जगह पर पहुंच जाती है। सूची बोलती है ये कैसे हो सकता है, रिया को तो स्विमिंग आती ही नहीं थी, लेकिन ये लड़की तो स्विमिंग कर रही है, लगता है मुझे सच में गलतफहमी हुई है। तभी फोयान भी वहाँ पर आ जाता है। मिस्टर वोंग गुस्से में उसे बोलता है तुम्हारी बीवी ने मेरी गर्लफ्रेंड को हर्ट करने की कोशिश की है। फोयान गुस्से में सूची को पकड़कर नीचे गिरा देता है और उसे बोलता है तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम मिस रिया के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? मिस्टर वोंग उसे बोलता है अपनी वाइफ को बोलो कि मेरी गर्लफ्रेंड से माफी मांगे। वो उसे माफी मांगने के लिए बोलता है और इसी के साथ वो उसका गला भी पकड़ लेता है। सूची बोलती है प्लीज फोयान मुझे माफ कर दो, मैं तो बस तुम्हारी हेल्प करना चाहती थी इसके बारे में पता करने के लिए। वो बोलता है तुमने इसे स्विमिंग करते हुए देख लिया ना, अब तुम्हें यकीन हो गया ना? रिया बोलती है मैंने तुम लोगों को कितनी दफा कहा कि मैं वो लड़की नहीं हूँ जिसे तुम लोग ढूंढ रहे हो। इसके बाद मिस्टर वोंग रिया को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में रिया को दिखाया जाता है जो चुपचाप बैठी हुई होती है। मिस्टर वोंग उसके लिए हॉट वाटर लेकर आते हैं और रिया से बोलते हैं तुम ठीक तो हो ना? रिया बोलती है ये तो अच्छा हुआ मैंने फॉरेन कंट्री में स्विमिंग करना सीख लिया था, मुझे लगा नहीं था ये कभी मेरे काम भी आएगा। मिस्टर वोंग बोलते हैं मेरा ख्याल है आज फोयान
और उसकी वाइफ को काफी अच्छा सबक मिल गया है। नेक्स्ट टाइम वो दोनों आपको तंग करने की कोशिश भी नहीं करेंगे, लेकिन आज आपने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। दूसरी तरफ फोयान घर आते ही सूजी को नीचे गिरा देता है और बोलता है, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमने पूरी पार्टी में मुझे बदनाम कर कर रख दिया। सूजी तो रोने लग जाती है, तुम मुझे इस तरीके से बेइज्जत नहीं कर सकते। फोयान उसे बोलता है, मुझे ना तुमसे सबसे ज्यादा नफरत है। तभी उसके फोन पर असिस्टेंट की कॉल आ जाती है, जो कि उसे बता रहा होता है, आपने जिस रिपोर्ट के बारे में बोला था वो रिपोर्ट आ चुकी है। नेक्स्ट सीन में फोयान को ऑफिस में दिखाया जाता है, जहां पर वो अपना काम कर रहा होता है। तभी उसका असिस्टेंट आकर उसे डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट दे देता है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है, जिस टॉवल से रिया ने अपने आप को पूछा था, वो उस टॉवल को वहीं पर फेंक कर चली गई थी, लेकिन उस टॉवल को फोयान ने उठा लिया था और उसका डीएनए करवाने के लिए भेज दिया था। प्रेजेंट में फोयान जैसे ही उस रिपोर्ट को देखता है तो शॉक हो जाता है। दूसरी तरफ मिस्टर वोंग को दिखाया जाता है, जो रिया के साथ जरूरी बात कर रहा होता है, लेकिन तभी उसका असिस्टेंट आकर उसे बताता है, बाहर मिस्टर फोयान आए हैं जो कि आपसे मिलना चाहते हैं। वो बोलता है, अब पता नहीं इसे क्या काम है, और इसी के साथ ही वो बाहर चला जाता है। फोयान उसे बोलता है, रिया को बाहर भेजो, क्योंकि मुझे तुमसे नहीं बल्कि रिया से बात करनी है। वोंग उसे बोलता है, वो मेरी गर्लफ्रेंड है, तुम्हें जो भी बात करनी है ना मुझसे ही करनी होगी। फोयान बोलता है, मैं तुमसे बात क्यों करूं भला, जबकि वो मेरी वाइफ है और मैं उससे ही बात करूंगा, जल्दी से उसे बाहर बुलाओ। वो बोलते हैं, लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। जिसके बाद वो उसके मुंह पर मुक्का मारकर उसे नीचे गिरा देता है। तभी रिया बाहर आ जाती है। फोयान बोलता है, मुझे बहुत ही अच्छे से पता था तुम मुझे कभी भी पेन में नहीं देख सकोगी। तुम इसे बता क्यों नहीं देती हो कि तुम मेरी रिया हो और मेरे साथ चलो। मुझे मालूम है मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही ज्यादा गलत किया है, लेकिन अब मैं सारी चीजों के लिए तुमसे माफी मांगता हूँ। रिया उसे बोलती, आखिरकार तुम मेरी जिंदगी से चले क्यों नहीं जाते हो? जब भी तुम्हें देखती हूँ ना तो मुझे तुमसे और भी ज्यादा नफरत होने लग जाती है। मेरी मौत तो उसी दिन हो गई थी जिस दिन मैंने पहली बार तुम्हें सूजी के साथ देखा था। वोंग उस पर गुस्सा होकर बोलता है, अब तुम अपने पैरों से चलकर जाना पसंद करोगे या फिर मैं यहाँ पर एम्बुलेंस को बुला लूँ? वो बोलता है, मैं अभी तुम्हारे डैड को कॉल कर सारी बात बताता हूँ। इसके बाद ये दोनों अंदर चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में फोयान को दिखाया जाता है, जो कि अपने पेरेंट्स के सामने बैठा हुआ होता है। सूजी उसके पास में बैठी हुई थी और उसकी चोट पर मेडिसिन लगा रही होती है। उसके डैड बोलते हैं, जब से रिया तुम्हारी जिंदगी से गई है तुमने तो हमारी नाक ही कटवा दी है। तुम ऑफिस का काम भी ठीक से नहीं कर रहे हो और तुम्हारी वजह से हमारी बहुत ज्यादा बदनामी भी हुई है। सूजी उसकी बहुत ज्यादा केयर करने की कोशिश करती है, लेकिन वो गुस्से से उसे पीछे कर देता है और बोलता है, मैंने तुमसे कितनी दफा कहा है मेरे सामने ना आया करो। फोयान की मम्मी उसे डांटने लग जाती है, तुमने तो बोला था तुम इसके बच्चे की माँ बनने वाली हो, लेकिन पहले ही दिन तुम्हारा अबॉर्शन हो गया था, इसी वजह से हमें तुम्हें बर्दाश्त करना पड़ रहा है। लेकिन अगर आइंदा से तुमने ऐसी कोई भी हरकत की ना तो मैं अपने बेटे को बोलकर तुमसे डिवोर्स दिलवा दूंगी। ये बोलने के बाद फोयान के पेरेंट्स तो वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद सूजी फोयान से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन फोयान उसे बोलता है, मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनना चाहता हूँ, और वो भी गुस्से में वहाँ से चला जाता है। सूजी बोलती है, रिया तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है, इस बात का बदला तो मैं तुमसे लेकर ही रहूंगी। नेक्स्ट सीन में फोयान अपने ऑफिस में बैठा हुआ होता है। तभी उसका असिस्टेंट आकर उसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता है, जिसके बाद फोयान उसे बोलता है, जल्दी से एक मीटिंग अरेंज करो जिसमें मैं सभी लोगों को बता दूंगा कि मैं वोंग से ज्यादा अच्छा बिजनेस कर सकता हूँ। उसका असिस्टेंट उसे समझाने की कोशिश करता है, हमारे लिए ये काम काफी ज्यादा मुश्किल होगा, लेकिन फोयान गुस्से में उसे बोलता है, तुम्हें लगता है कि मैं किसी से कम हूँ? असिस्टेंट उसे सॉरी बोलकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद फोयान रिया की फोटो को देखकर बोलता है, मैं तुम्हें साबित कर रहूंगा कि मैं वोंग से अच्छा बिजनेसमैन हूँ, और उसके बाद हम दोनों हमेशा साथ में रहेंगे। नेक्स्ट सीन में मिस्टर वोंग को दिखाया जाता है, जो रिया को अपना सारा बिजनेस समझा रहे होते हैं, और रिया को बताता है, फोयान हमसे बिजनेस में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है और उसने सभी बिजनेस पार्टनर से भी कॉन्टैक्ट किया है। रिया बोलती है, हम उसे कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे, क्योंकि जिस तरीके के काम को वो करता है, क्योंकि जिस तरीके से वो काम करता है हम उससे अच्छे तरीके से बिजनेस चलाना जानते हैं। मिस्टर वोंग बोलते हैं, हाँ। मिस्टर वोंग बोलते हैं, हाँ तुम बिल्कुल ठीक बोल रही हो, मुझे एक जरूरी काम से जाना है, तुम अपना ख्याल रखना। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है।
तो इधर हमें फुयान को दिखाया जाता है जो एक बुके लेकर रिया के पास जाता है। वो रिया को बोलता है ये तुम्हारे फेवरेट फ्लावर है ना, लेकिन रिया बोलती है अब मुझे ये पसंद नहीं है। फुयान उसके पास ही बैठ जाता है और बोलता है मैंने सारे बिजनेस मैटर को बहुत ही अच्छे से हैंडल कर लिया है, अब मैं तुम्हें वोंग से भी ज्यादा अच्छा बिजनेस टाइकून बनकर दिखाऊंगा। रिया उसे बोलती है मुझे कुछ भी प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है। फुयान दोबारा से उससे माफी मांगने लग जाता है, प्लीज मुझे माफ कर दो ना, मेरा सूजी के साथ सिर्फ फिजिकल रिलेशनशिप था, प्यार तो मैं बस तुमसे ही करता था। रिया बोलती है मुझे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए और नेक्स्ट टाइम प्लीज मुझसे माफी मांगने के लिए मत आना क्योंकि मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में फुयान का असिस्टेंट उसे बताता है आपने मैरिज की डेकोरेशन के लिए बोला था, सारा इंतजाम हो चुका है, क्या मैं मिस सूजी को इन्फॉर्म कर दूं? फुयान को तो उसकी बात सुनकर गुस्सा आ जाता है और बोलता है तुम्हें किसने कहा है कि सूजी को इन्फॉर्म करना है, मैं तो रिया के साथ शादी करने जा रहा हूँ और ये सारी अरेंजमेंट्स भी रिया के लिए ही हैं, लेकिन उससे पहले मुझे सूजी के मैटर को भी सोल्व करना होगा। नेक्स्ट सीन में वो सूजी को डिवोर्स पेपर देकर बोलता है अब तुम्हारी मेरी जिंदगी में कोई जरूरत नहीं है, इसलिए तुम यहाँ से चली जाओ। सूजी बोलती है तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम तो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार किया करते थे ना। फुयान बोलता है वो तो सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन था, इसके अलावा प्यार तो मैंने हमेशा रिया से ही किया है, ये घर मैंने तुम्हारे नाम कर दिया है, इसके अलावा मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा कि तुम अपनी सारी जिंदगी अच्छे से गुजार सकोगी। मुझे तो गिरगिराने लग जाती है, प्लीज मुझे छोड़कर कहीं मत जाओ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती हूँ। लेकिन फुयान उसे बोलता है मैं रिया के साथ शादी करने जा रहा हूँ, इसलिए अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। सूजी तो रोने लग जाती है और बोलती है मैंने बहुत गलत किया, लेकिन प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे खुद से दूर ना करो। लेकिन फुयान उसे धक्का देकर साइड पर कर देता है जिसकी वजह से सूजी का सर टेबल पर लग जाता है और उसके सर से खून निकल रहा होता है। फुयान उसे बोलता है मेरा लॉयर तुम्हें तुम्हारे पेपर दे देगा और आइंदा के बाद मेरे सामने आने की कोशिश भी मत करना। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। सूजी को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। दूसरी तरफ रिया को दिखाया जाता है जो एक सुनसान सी जगह पर खड़ी हुई होती है। वो बोलती है पता नहीं यहाँ पर मुझे किसने मिलने के लिए बुलाया है। दूसरी तरफ फुयान मीटिंग अटेंड कर रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर वोंग आ जाता है और उसका कॉलर पकड़ते हुए पूछता है तुमने रिया को कहाँ छिपाया है। वो बोलता है रिया तो हमेशा तुम्हारे साथ रहती है, तो मुझे उसके बारे में कैसे पता होगा। वोंग उसे बताता है रिया 2 घंटे से लापता है और मिल नहीं रही है। तभी वोंग के फोन पर असिस्टेंट की कॉल आ जाती है जो उसे रिया की लोकेशन बताता है। फुयान भी उसके साथ उसी जगह पर जाने लगता है। दूसरी तरफ सूजी को दिखाया जाता है जिसने रिया को बांध रखा होता है। वो रिया को बोलती है मैं इस जिंदगी में सबसे ज्यादा नफरत ना तुमसे करती हूँ। तुम्हें पता है फुयान के बच्चे की माँ बनने वाली थी मैं, लेकिन सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरा बच्चा इस दुनिया में नहीं आ पाया और मुझे लगा था कि तुम्हारे मरने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन तुम दोबारा फिर से हमारी जिंदगी में आ गई, इसलिए अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। रिया बोलती है प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश करो। फुयान को बस तुम्हें फिजिकल अट्रैक्शन थी, इसके अलावा वो तुम्हें प्यार कभी नहीं करता था। अगर तुम चाहो तो तुम उसे आजमा भी सकती हो। थोड़ी देर बाद वहाँ पर वोंग और फुयान भी आ जाते हैं और यहाँ पर दिखाया जाता है सूजी और रिया दोनों ही बंद रखी होती हैं। फुयान जल्दी से रिया को खोल देता है और मिस्टर वांग को भी सिर्फ रिया की ही फिक्र हो रही होती है, जबकि सूजी की तो कोई रस्सी भी नहीं खोलता। रिया फुयान को बोलती है सूजी तुम्हारी वाइफ है, लेकिन तुम्हें उसकी जरा भी फिक्र नहीं है। फुयान बोलते सही कहा, मुझे उसकी कोई फिक्र नहीं है, बल्कि मैं तो तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ। तभी सूजी खड़ी हो जाती है और उसे बोलती है मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इसके बाद वो चाकू लेकर फुयान की तरफ जाती है, जिसके बाद ये दोनों एक साथ मर जाते हैं। रिया भी उसकी तरफ जाने लगती है, लेकिन वोंग उसे पकड़कर वहाँ से ले जाता है। नेक्स्ट सीन में वोंग और रिया उन दोनों की ग्रेव पर जाते हैं। रिया उसकी ग्रेव पर फ्लावर रखकर बोलती है तुम्हारा अंजाम बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। वोंग उसे बोलता है अब सब कुछ खत्म हो गया है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? रिया उसकी बातें सुनकर स्माइल करने लग जाती है और बोलती है पहली बार देख रही हूँ कोई बंदा कब्र के पास प्रपोज कर रहा है। मिस्टर वोंग भी स्माइल करते हुए सोच रहा होता है इसका मतलब कि रिया ने मुझे हाँ बोल दिया है और यहीं पर इस कहानी का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारांगे, बाय बाय।